नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सोमवार का दिन किसानों के भारत बंद के नाम रहा। पंजाब से लेकर केरल तक भारत बंद का असर देखने को मिला। किसानों ने आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश भर के कई अहम सड़कों तथा रेल मार्गों को जाम कर दिया। बंद की वजह से दिल्ली की दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर जबरदस्त जाम लगा रहा। सोमवार का दिन दिल्ली आने जाने वालों के लिए मुश्किल भरा रहा। जबरदस्त जाम की ये तस्वीरें दिल्ली गुरुग्राम हाईवे की हैं। गाड़ियां रेंगती रहीं और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। किसानों ने सुबह 6 बजते ही दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद कर दिया। धीरे धीरे ऐसी ही तस्वीरें देश के दूसरे हिस्सों से भी सामने आने लगी। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब हरियाणा में देखने को मिला। किसानों ने पंजाब और हरियाणा के लगभग सभी बड़े हाईवे और रेल की पटरियों को बंद कर दिया। सुबह ही किसानों ने हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले कोंडली मानेसर एक्सप्रेसवे और पलवल को जोड़ने वाली सड़क बंद कर दी। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पीछे पूरा खाली पड़ा है क्योंकि वाहनों की आवाजाही बंद है। वो इसलिए बंद है कि यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आगे किसान बैठे हुए हैं और इस पूरे रास्ते को सुबह 6 बजे से इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। 6 से लेकर शाम को 4 बजे तक ये रास्ता बंद रहेगा। आप देखें कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान आए हैं। ट्रैक्टर लेकर पैदल चलकर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और इस रास्ते को बंद कर दिया है। भारत बंद में महिला किसानों की भी जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। भारत बंद की वजह से चंडीगढ़ शताब्दी समेत 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। दक्षिण भारत के राज्यों में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। खासकर केरल में सभी बाजार बंद नजर आए क्योंकि वहां के सभी राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन किया था। मैं समझता हूं कि आज के इस ऐतिहासिक बंद से सरकार के और उन दरबारी लोगों का मुंह बंद हो जाना चाहिए जो कह रहे थे कि ये सिर्फ 2-3 राज्यों का मामला है, चंद किसान हैं, चंद ऐसे लोग हैं। ये सब तो मामला बंद हो जाना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। गाजियाबाद के मुरादनगर के पास दुहाई में किसानों ने मेरठ और दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद कर दिया, जिसके चलते मुसाफिरों को समस्या का सामना करना पड़ा। जो गाड़ियां हैं, वाहन हैं, ये सब यहाँ पर देखिए, ये चलता हुआ रोड है। असल में दिल्ली की तरफ से आप गाजियाबाद शहर में ना घुसकर किसानों का भारत बंद है। तो पहले तो किसानों ने ये बंद किया हुआ है और दूसरा ये जो नेशनल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे मेरे ठीक ऊपर है, मोहम्मद जी ज़रा दिखाएंगे। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, इसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने एहतियातन बंद किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत का समय और जगह बताए। किसान बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं। अरे जगह बता ही नहीं रहे, टाइम बता ही नहीं रहे, कहाँ बात करें? दिल्ली कोई एक पर्टिकुलर वो है, कहाँ करें बात? कैसे बात करेंगे आप लोग सरकार के साथ? जब वे बुलाएंगे जब बात करेंगे। किसानों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की कि गन्ने का प्रति क्विंटल दाम 400 रुपए किया जाए।
दरअसल रविवार को ही यूपी सरकार ने गन्ने की कीमत 325 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए क्विंटल की है। शाम 4 बजते ही किसानों ने सभी बंद रास्ते खोल दिए। आज सिंघू बॉर्डर में 54 साल के किसान भोगल राम की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अब तक इस पूरे किसान आंदोलन में 700 किसानों की जान गई, लेकिन फिर भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि किसान कह रहे हैं कि चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब में वो वोट की चोट करके केंद्र की बीजेपी सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर, शरद शर्मा और अश्विनी मेहरा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बात कर लेते हैं भवानीपुर की, जहां पर कि बीजेपी ममता बनर्जी को वोट से चोट देने की कोशिश कर रही है। यहां पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर उम्मीदवार हैं। आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। ये चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी नेता दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की हुई। घोष के साथ सांसद अर्जुन सिंह भी थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दोनों ही नेताओं का पीछा किया। इस दौरान वहां तनाव काफी बढ़ गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को हथियार तक निकालने पड़े। बाद में दिलीप घोष ने वहां चुनाव रद्द करने की मांग की। बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा। भवानीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस सीट पर ममता बनर्जी को जीतना जरूरी है। जिस प्रशासन के मुखिया यहाँ मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार है, वहाँ अगर कानून व्यवस्था की इतनी और कमजोर है और लापरवाही है तो कैसे चुनाव पूरा हो पाएगा। पहले से ही हमको रोका गया, हम प्रचार ही नहीं कर पाए चुनाव में, तो फिर चुनाव कैसे होगा। लोग अगर हमारे जैसा नेता कार्यकर्ता एमपी का ऊपर अटैक होता है तो सामान्य जन घर से निकल करके पोलिंग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव को रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए। जब वातावरण अनुकूल होगा और चुनाव कमीशन अपने कार्यकर्ताओं का, अपने उम्मीदवार का सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे, तब चुनाव होना चाहिए। उधर तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष का विरोध करने वालों को हथियार दिखाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। दिन के उजाले में जनता को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या लोगों को उन नेताओं के खिलाफ विरोध जताने का अधिकार नहीं है? ये तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पूछा गया है, जिनका वे समर्थन नहीं करते। मानवाधिकारों का ऐसा घोर उल्लंघन शर्मनाक है। ये भवानीपुर के लोगों की सुरक्षा के साथ समझौता है। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को वहां पर एक तगड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता लुइजिनो फलेरो ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गोवा कांग्रेस की प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया था। फलेरो के तृणमूल कांग्रेस में जाने की खबर है। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में अब कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर केवल 5 रह गई है। 2017 में कांग्रेस ने गोवा में 17 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के बाद अब अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े पांचजन्य के निशाने पर आ गई है। पांचजन्य ने अपने कवर पेज पर अमेजॉन के संस्थापक और चेयरमैन जेफ बेजोस की एक तस्वीर छापी है। इसमें पूछा है कि आखिर उनकी कंपनी ऐसा क्या गलत करती है कि उसे घूस देने की जरूरत पड़ती है। पांचजन्य ने पूछा कि क्या इस भीमकाय कंपनी को देसी उद्यमिता, आर्थिक स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए खतरा लोग मानते हैं। इस कवर पेज पर अमेजॉन को ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे संस्करण के तौर पर दिखाया गया है। हाल ही में अमेजॉन की ओर से मोटी कानूनी फीस देने पर सवाल उठा। इसके खिलाफ कंपनी ने खुद आंतरिक जांच की शुरुआत की है। सरकार ने भी घूस देने के आरोपों की जांच की बात कही है। The RSS says about Amazon is irrelevant because there is a duet going on between the RSS and BJP. We've seen that duet. They stand exposed in the farmers' agitation. Having said that, the issue of Amazon, as raised by my senior colleague Mr. Randeep Singh Surjewala last week, is a serious issue and it merits everybody's attention. The kind of allegations on Amazon that have come to light are very serious in nature and they cannot be ignored. उधर अमेजॉन ने कहा है कि छोटे उद्यमों पर उनका सकारात्मक प्रभाव है। भारत में 25 लाख छोटे मझोले उद्योगों को जोड़ा गया है। विक्रेता, कारीगर, बुनकर वितरण से जुड़े हैं। महामारी में 3 लाख विक्रेताओं को जोड़ा गया।
75,000 स्थानीय छोटे दुकानदार साथ लाए गए। नए जुड़े लोग 450 से ज्यादा शहरों से हैं। अमेजॉन एक्सपोर्ट प्रोग्राम तेजी पकड़ रहा है। 70,000 से ज्यादा निर्यातक उनके साथ हैं। मेट्रो के अलावा छोटे शहरों के निर्यातक भी जुड़ गए हैं। 200 देशों में भारत में बना मेड इन इंडिया सामान बेचा जा रहा है। दिल्ली में राजपथ तथा उसके आसपास के इलाकों को सजाया जा रहा है। इसमें लॉन और नहरें, पेड़ों की कतारें, विजय चौक और इंडिया गेट प्लाजा शामिल है। इस इलाके को ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय हाउस के लिए भव्य जुलूस मार्ग के तौर पर डिजाइन किया गया था, जिसे अब नया रूप दिया जा रहा है। अगली गणतंत्र दिवस परेड यानी 26 जनवरी 2022 की परेड नए राजपथ से गुजरेगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। विजय चौक से इंडिया गेट के इलाके में आजकल दिन रात काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक नए राजपथ से लगे तालाबों पर 12 पुल बन रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर पत्थर का काम हो रहा है। अंडरपास का निर्माण, भूमिगत सुविधाएं, ब्लॉक और बागवानी कार्य और पार्किंग का काम भी जारी है। रविवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास के हिस्से के रूप में एक नया त्रिकोणीय संसद भवन बनना है, एक आम केंद्रीय सचिवालय होना है, नया प्रधानमंत्री निवास और पीएमओ और नया उपराष्ट्रपति के लिए नया एन्क्लेव होगा। पीएम मोदी ने इस दौरान निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे बात की और काम से जुड़ी जानकारियां भी लीं। अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी यहां काम कर रहा हो उसे कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाली संसद भवन की नई इमारत करीब 65,000 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और ये भव्य कलाकृतियों से युक्त होगी। इमारत का ढांचा तिकोना होगा और इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें एक बड़ा संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, कई कमेटियों के कमरे, डाइनिंग एरिया जैसे कंपार्टमेंट होंगे। बता दें कि इसके लोकसभा चेंबर में 888 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीट होंगी। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को 2024 में पूरा करने की तैयारी है। जब से 2019 में इसकी घोषणा की गई है, तब से ये भव्य परियोजना विवादास्पद रही है। समय पर सवाल उठाने के अलावा कई पुराने पेड़ों की कटाई से भी इस पर सवाल उठे हैं। 2023 में भारत G20 समिट कराने जा रहा है। तब माना जा रहा है कि विश्व भर से बड़े बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली आएंगे। तब ये जो स्ट्रेच है, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का अपने एक नए रूप में होगा, ये हमें बताया जा रहा है। और साथ में जो मेरे पीछे नॉर्थ ब्लॉक और जो साउथ ब्लॉक हैं, इन्हें भी एक नेशनल म्यूजियम में 2026 तक तब्दील करने की योजना जो है वो भारत सरकार की है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।